मोशनल ईएमएफ में कितनी पावर डेवलप हुई और एक गिवन टाइम में कितनी एनर्जी का डेसिपेशन होगा। ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ चुका है। नेचर में कहीं कोई एक अगर नेचुरल फिनोमिनन चल रहा है तो ऐसा अक्सर होता है कि उसके साथ साथ और बहुत सारे फिनोमिनन चल रहे हैं। एक टाइम पर ऐसा नहीं कि कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट केवल एक ही फिनोमिनन के अंडर काम कर रहा है। पतंग उड़ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसे नीचे गिराने की कोशिश में है, लेकिन हवा का दबाव और सारा जो वो बर्नौली थ्योरम है वो उसे क्या कर रही है, ऊपर उठा रही है। तो उस टाइम दोनों के इन्फ्लुएंस में है वो। ऐसे ही अगर आपके दो प्रोसेस है, अगर कंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, परपेंडिकुलर मूव करे या कैसी भी मूव करे, बस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगा। कंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। सर्किट आपने कंप्लीट किया हुआ, सर्किट क्लोज किया हुआ है तो इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करेगी। लेकिन अगर किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर में करंट का फ्लो है तो फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में करंट कैरी कर रहा है, करंट चल रही है, तो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स काम करेगी। कंडक्टर मूव कर रहा है, खुद कंडक्टर ही कॉज है करंट को चलाने वाला, लेकिन खुद इस कंडक्टर पर फिर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स काम करने लगेगी। उसे इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन से कोई मतलब नहीं। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन से कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन को लॉरेंस फोर्स से कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन के कारण कंडक्टर में करंट चल रही है, लेकिन करंट चलने के कारण लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। ठीक है, और ये भी सब कुल मिलाकर अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है और आपने सर्किट कंप्लीट किया हुआ है तो उसे चलाए रखने के लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड है और एक सर्टेन टाइम पीरियड में कितनी एनर्जी डेसिपेट होगी, कितनी एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम अप्रोक्सीमेटली वही का वही है जैसे हमने कल ड्रॉ किया था। वही डायग्राम है अप्रोक्सीमेटली, बस वहां अब हमने सर्किट को क्लोज कर देना है। सर्किट को क्लोज कर देना है। एक कंडक्टर मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, बल्कि करंट तो इसमें इंड्यूस हो रही है। ये आपका कंडक्टर है और कंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v पर। राइट, तो फिर क्या होगा, इस कंडक्टर के जो दोनों एंड्स हैं p एंड q, इसमें से एक एंड पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरा एंड नेगेटिव हो जाएगा। और ये एक सेल की तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है। ऐसे बिहेव करने लगेगा जैसे खुद अपने आप में ये एक क्या है, ये एक सेल है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अब आपने क्या काम किया, आपने इस कंडक्टर के एंड्स को तार निकाले जोड़ करके इसके एंड्स पर, और किसी एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसको सर्किट कंप्लीट कर दिया आपने करंट फ्लो करने के लिए। तो अब क्या हुआ
कि इस पूरे सर्किट में करंट स्टैब्लिश हो गई, कितनी करंट स्टैब्लिश हो गई, आर। और इस कंडक्टर और कनेक्टिंग वायर और ये सब, इन सब का रेजिस्टेंस कुल मिलाकर के हम ले रहे हैं आर। तो अब कितनी पावर चाहिए इसे चलाने के लिए और कितनी एनर्जी डेसिपेट होगी, ठीक है। यहां करंट आई चल रही है, तो आई करंट है इस कंडक्टर में, इस पर एक लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स को इससे क्यों भी मतलब नहीं कि वो करंट क्यों है, खुद यही करंट का कॉज है। खुद जिस कंडक्टर में करंट चल रही है वो खुद ही करंट को मेंटेन करने के लिए कॉज है, लेकिन लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स को इससे कोई मतलब नहीं कि करंट क्यों चल रही है, उसके पीछे का कॉज क्या है, क्यों करंट है कंडक्टर में। तो सिंपल सी बात है, इस पर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स कैसे फाइंड करेंगे हम, डायरेक्शन इसकी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। पहले लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर, और ये आपका थंब आया, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये इनटू द प्लेन है, और ये डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रही है। मैंने इसका नाम लिख लिया एफएम, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। लेकिन अगर इसके ऊपर एक लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स लग रही है बैकवर्ड्स, इसके मोशन के अगेंस्ट, तो फिर इसका मोशन ही क्यों होगा, मोशन तो पीछे चला जाएगा। नहीं, मोशन को मेंटेन करने के लिए किसी भी एजेंट को एक फोर्स, काउंटर फोर्स इस पर लगानी पड़ेगी। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, मैंने इसका नाम लिख दिया एफ ए, फोर्स अप्लाइड। जैसे ही आपने या किसी और ने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाना शुरू किया, तुरंत इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होते ही करंट फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करते ही एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगनी शुरू हो गई। अगर आपने इसे रोक दिया तो करंट रुक गई, करंट रुक गई तो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स भी खत्म। चलते ही इसको चलाना शुरू किया आपने, तुरंत इसमें करंट स्टेब्लिश हो गई, करंट के कारण एक फोर्स, तो फिर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स वापस लाने की कोशिश में, और आप फिर भी इसे मूव करते जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगानी पड़ेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी पर मेंटेन करने के लिए भी फोर्स लगानी पड़ेगी। एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है अर्थ की ग्रेविटी से नीचे डाउनवर्ड्स लाने की कोशिश में है, एक फोर्स लग रही है इसके ऊपर mg, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन आप इसे लगातार ऊपर उठाते रहना चाहते हैं, तो आपको mg के काउंटर फोर्स लगाए रखनी पड़ेगी, तभी ये ऊपर उठेगा। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसे वर्टिकली अपवर्ड, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, mg के ऊपर लगानी पड़ेगी। mg से ज्यादा लगा दोगे तो इस पर नेट फोर्स जीरो से जीरो नहीं होगी, नेट फोर्स नॉन जीरो हो जाएगी, तो फिर इसमें एक्सीलरेशन डेवलप आ जाएगा। अगर आप इसे बिना एक्सीलरेशन के सिर्फ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर उठाते चले जाना चाहते हैं, तो भी आपको एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, कितनी, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल। तो सिंपल सी बात यहां भी वही है कि लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट आप इस कंडक्टर को मूव कराते रहना चाहते हैं, तो आपको लगातार यहां एक फोर्स अप्लाई करके रखना पड़ेगा। कितना फोर्स अप्लाई करके रखना पड़ेगा, जितना लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स है बैकवर्ड्स। कांस्टेंट स्पीड पर मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट स्पीड पर चलाए रखने के लिए भी आपको एक फोर्स लगाए रखना पड़ेगा। तो फिर जब ये कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड पर आपने इसे चलाया हुआ है, मेंटेन की हुई इसकी स्पीड, तो उस कंडीशन में आपका जो लॉरेंस फोर्स अप्लाइड है वो कितना, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल, कितना, बी आई एल साइन 90। एल क्या चीज है यहाँ पर, एल आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर है। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे जो कनेक्शन वायर्स हैं
ये कनेक्शन वायर्स हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है, ये कनेक्शन वायर्स मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। ठीक है, तो फिर कितनी फोर्स बनी है? ये फोर्स आपके लिए बन गई कितनी? लॉरेंस फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू बी आई एल। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा आपका 90 डिग्री है। थीटा कौन सा होता है? बी वेक्टर और आई एल वेक्टर के बीच का बना हुआ है। यहाँ बी वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड से इनटू द प्लेन, और ये करंट आपकी इन द प्लेन है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री बन गया। ये आपकी फोर्स अप्लाइड हो गई। ठीक है, ईएमएफ induced across the ends of conductor। कंडक्टर के एंड्स पर ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बन जाएगा वी एल वी, जिसे कल आपने फॉर्मूला ड्राइव किया है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट है कैपिटल आर। तो फिर करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो कितनी करंट हो गई? आई इज इक्वल टू बी एल वी बाय कैपिटल आर। यहाँ वी कौन क्या चीज है? स्मॉल वी। स्मॉल वी वेलोसिटी है, स्मॉल वी वेलोसिटी है जिस कांस्टेंट वेलोसिटी पर आपने इसे मेंटेन किया हुआ है। ये इसमें करंट हो गई। तो फोर्स अप्लाइड कितनी निकल कर आएगी आपकी? फोर्स अप्लाइड क्या है? बी आई एल। यहां आई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फोर्स अप्लाइड में। क्या बना आपका? बी आई की वैल्यू कितनी है? बी एल वी बाय कैपिटल आर इंटू एल। कितना हुआ? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय कैपिटल आर न्यूटन। दिस इज द फोर्स अप्लाइड। ये कांस्टेंट फोर्स लगाकर रखनी पड़ेगी आपको अगर आप इसका मोशन मेंटेन रखना चाहते हैं तो फिर पावर डेवलप सिंपली जितनी पावर आपको खर्च करनी पड़ रही, अगर 100% एफिशिएंट भी मान लें पूरे सर्किट को, अगर इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को 100% एफिशिएंट मान लिया जाए, हम ये कह दें कि पूरे मैकेनिज्म में पावर का कोई लॉस नहीं हो रहा, तो कितनी पावर मिलेगी आपको? जितनी पावर आप अप्लाई करोगे। पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू व्हाट? हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, 100% एफिशिएंट कोई सिस्टम पॉसिबल नहीं है, तो पावर डेवलप्ड पावर अप्लाइड से कम ही होगी। मैक्सिमम कितनी होगी? पावर अप्लाइड के इक्वल। पावर अप्लाइड कितनी हो जाएगी? फोर्स इंटू वेलोसिटी। अगर आपको याद हो पिछले जन्म की ये छोटा सा फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितनी है आपकी? फोर्स है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर इंटू वेलोसिटी। तो फिर आपका सिंपल सी बात है, पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर जूल पर सेकेंड। ये आपकी पावर डेवलप्ड होगी। आप ये चाहते हैं कि एक और फॉर्मूला बना सकते हैं आप इसका, क्योंकि फोर्स अप्लाइड आपकी ये थी बी आई एल फोर्स अप्लाइड को वेलोसिटी से आप मल्टीप्लाई कर दें। पावर का फॉर्मूला आप सीधे सीधे यहां से भी ले सकते हैं, क्योंकि फोर्स अप्लाइड आपकी बी आई एल है, तो ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। शायद इसका भी कोई यूज बन जाए। क्या? पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू बी आई एल इंटू वेलोसिटी जूल पर सेकंड या वॉट। अब ये तो आपकी पावर डेवलप्ड हो गई। एनर्जी डेसिपेटेड इन टाइम टी,
एनर्जी डेसिपेटेड इन टाइम टी टाइम में कितनी एनर्जी डेसिपेट होगी, तो एनर्जी इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, पावर इनटू टाइम। तो दोनों ही फॉर्मूले में आप टाइम लगा दीजिए, आपको एनर्जी डेसिपेटेड निकल कर आ जाएगी, टाइम जितने भी सेकंड है, या तो ये निकल कर आएगा आपका कितना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय कैपिटल आर टी, या फिर कितना निकल कर आएगा, बी आई एल वी इंटू टी। और अब ये इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी अब जूल। ये आपका एनर्जी डेसिपेटेड इन टाइम टी का फॉर्मूला बन गया। एग्जाम में ये आ चुके हैं, 2-3 बार आ चुके हैं, सिंपल सी कहानी है, कर लीजिए।